नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किन कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं किसान। दरअसल किसी भी मुद्दे को समझने से पहले हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि उन मुद्दे के पीछे की पृष्ठभूमि को हम समझें। तो आइए हम समझ लेते हैं कि इस मुद्दे के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है। दरअसल 5 जून 2020 को सरकार ने 3 विधेयकों को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था। दरअसल अध्यादेश क्या होते हैं कि जब सरकार को लगे कि कोई भी कानून लाना क्या है जरूरी है और जिसमें क्या हो लोगों का फायदा निहित हो, यानी सामूहिक फायदा हो, लाभ हो, तथा उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो, तो सरकार अध्यादेश ला सकती है। लेकिन यह अध्यादेश अगले 6 महीने के लिए ही वैलिड होती है। इसके भीतर जब भी सत्र चले तो लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा के कानूनी रूप देना होता है। दरअसल 5 जून 2020 को 3 विधेयकों को अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था और पास करवाने के समय इसे संसद में पेश किया गया था। और उसी समय क्या हुआ था, उसी के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, जो क्या है अकाली दल की नेता भी थी और भारतीय सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थी। आइए हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि वह 3 से नियम, जो 3 कृषि कानून सरकार ने पास किए हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला नियम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा विधेयक द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, यानी कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा था द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, यानी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों विधेयकों को डिटेल में हम अध्ययन करेंगे और जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलन के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। और हम यह भी कोशिश करेंगे कि इन नियमों के माध्यम से सरकार का क्या पक्ष है और किसान जो विरोध कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या पक्ष है। उसके बाद हम दोनों का एक संक्षिप्त रूप में एनालिसिस करेंगे और एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विधेयक यह है कि द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दरअसल इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को एपीएमसी एक्ट की बाध्यता से मुक्त किया गया है। एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो किसान क्या होते, सदियों से शोषित हो रहे थे, यानी जमींदारी प्रथा किसी न किसी रूप में तब भी चल रही थी। जैसे हम समझे तो किसान पहले जो कृषि करते थे उनके पास क्या होता था कि पैसे की कमी होती थी, आए दिन उनके घर में कोई ना कोई समस्या रहती थी, तो उनके पास लिक्विडिटी की कमी रहती थी। तो किसान किसानी के लिए क्या करते थे कि साहूकार के पास जाते थे और साहूकार क्या करते थे, साहूकार उन्हें धन देते थे, यानी ऋण देते थे। और यह ऋण एक बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर दी जाती थी, यानी 5% प्रति महीने की ब्याज दर से उन्हें ऋण दिया जाता था। और साहूकार क्या करते थे, एक सफ़ेद कागज़ पर किसान का अंगूठा लगवा लेते थे। अब किसान जो उपज, यानी जो किसान फसल का उपज करता था, तो अब साहूकार क्या करने लगे, किसान ने अपनी फसल काटी और साहूकार वहीं पहुंच जाते थे और उनकी उपज को औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। तो सरकार ने क्या किया, एक प्रावधान किया, एपीएमसी एक्ट लेके आई। और एपीएमसी एक्ट के जरिए अब क्या हुआ, किसान जो हो गया वो बाध्य हो गया, यानी किसान अपनी फसल को मंडी में ही बेच सकेगा। यानी पहले ट्रेडिंग कहाँ होगी, अब एपीएमसी मंडी में होगी। और एपीएमसी मंडी का अपना एक ट्रेड एरिया होता है, वहाँ पे किसान अपनी फसल की उपज को लेके जाता है, वहाँ पे बोली लगाई जाती है और किसान को उचित मूल्य मिल जाता है। दरअसल इससे फ़ायदा ये हुआ कि किसानों का साहूकारों से और ज़मींदारों से शोषण कम हो गया, यानी उनका शोषण से बचाव हो गया। दरअसल अगर मोटे तौर पर देखें तो शोषण का केवल रूप परिवर्तन हुआ है। जहाँ पहले जमींदार और साहूकार किसानों का शोषण करते थे, वहीं अब एपीएमसी मंडी में कमीशन एजेंट के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। तो सरकार इस नियम के माध्यम से एपीएमसी एक्ट की बाध्यता को समाप्त करने के लिए एक कड़ा फैसला उठाया है। देखते हैं कि 2020 का कानून क्या कहता है। दरअसल एपीएमसी के बाहर भी एक ट्रेड एरिया होना चाहिए जहाँ किसान क्या कर सके, अपनी फसल को बेच सके। ट्रेड एरिया जैसे फार्म गेट होने चाहिए। फार्म गेट का मतलब क्या, जैसे बहुत सारी भूमि है तो उसी के बगल में कोई एक ऐसी एरिया को डिसाइड कर देना जहाँ पर किसान क्या कर सके, अपनी उपज लेके आएँ, अपनी फसल लेके आएँ और वहीं पे किसी भी जो खरीदना चाहता है उन्हें बेच सकें। फैक्ट्री होनी चाहिए, वेयर हाउसेस होनी चाहिए, यानी जहाँ पे किसान अपनी उपज को बेच सके। कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए और एक्सपोर्ट करने वाले भी होने चाहिए। दरअसल इस नियम के माध्यम से, इस नियम को लाने का सरकार का एक पर्पज़ है कि एपीएमसी के अलावा भी किसान को ऑप्शन देना। वहीं एपीएमसी एक्ट यह कहता था कि किसान अपनी फसल का उपज केवल संबंधित मंडी में ही बेच सकता था। इस बिल के जरिए इस बाध्यता से किसान को क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। यानी एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे पहले अगर बहराइच का कोई किसान है तो केवल बहराइच के मंडी में ही अपनी फसल की उपज को बेच सकता था, और अब इस बिल के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि अगर बहराइच का कोई किसान है और उसको अपनी फसल की उपज का अच्छा मूल्य बहराइच की मंडी में नहीं मिल रहा है और उसे कहीं से यह पता लग जाए कि उसकी फसल के उपज का अच्छा मूल्य गोंडा की मंडी में मिल रहा है या बलरामपुर की मंडी में मिल रहा है, तो वह इस बाध्यता से मुक्त है कि उसे केवल बहराइच की मंडी में ही बेचना है। यानी वह चाहे तो गोंडा की मंडी में बेच सकता है, बलरामपुर की मंडी में भी बेच सकता है, या उसके स्वयं के निर्णय के ऊपर आधारित है। यानी क्या, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, यानी किसान अपनी फसल की उपज को एक ज़िले से दूसरे ज़िले की मंडी में भी बेच सकता है, वहीं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की मंडी में भी बेच सकता है। यानी अगर बहराइच का किसान है तो वह गोंडा की मंडी में भी बेच सकता है, वह केवल बहराइच की मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं है,
वहीं अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान है, वह चाहे कि मुझे पश्चिम बंगाल में बेचना है, तो वह पश्चिम बंगाल की किसी भी मंडी में बेच सकता है। यानी उसके ऊपर एपीएमसी एक्ट के जरिए जो बाध्यता थी, उस बाध्यता को इस नियम के माध्यम से समाप्त किया गया है और यह काफ़ी हद तक किसानों के पक्ष में लिया गया फैसला है। वहीं इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का कहने का सीधा से यही मतलब है कि किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, यानी किसानों को इंटरनेट से जोड़ना। किसान इंटरनेट के माध्यम से अपनी फसल बेच सकें, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी किसान खरीद सके, बेच सके, उसको पैसे का ट्रांसफ़र कर सके, वह पैसों का लेन देन कर सके कृषि कार्य हेतु। तो इस सब चीज़ों को ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। इस नियम के माध्यम से सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी बढ़ावा दे रही है। वहीं नो स्टेट टैक्सेस, यानी यह भी प्रावधान किया गया है जो ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी डिसाइड करेंगे उस पर सरकार कोई भी कर न लगाए, और अगर कोई भी नियम आता है, कोई भी कानून आता है, तो उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस विधेयक में एक यह भी प्रावधान दिया गया है कि डिस्प्यूटेड सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी विवाद निस्तारण के लिए भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जा सकती है। यानी इस विवाद को जो हेड करेगा, लीड करेगा, वो एसडीएम रहेगा। और एसडीएम क्या करेगा? सुलह समझौते के माध्यम से क्या करेगा? एक कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाएगा। जैसे मान लेते हैं इस पूरे ट्रेडिंग में किसान क्या करें? अपनी फसल को बेच दें और उन्हें उचित मूल्य मिलने पर कोई दिक्कत हो तो किसान यहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं। और वहाँ पर एसडीएम क्या कराएगा कि मान लेते हैं दो पक्ष खरीदार का, दो पक्ष बेचने वालों का, और एक एसडीएम जिसको भी हेड अपॉइंट करें, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट करेंगे, यानी विवाद को निस्तारित करेंगे। और इस विवाद के निस्तारण प्रणाली में क्या होगा? एसडीएम के पास यह मामला 30 दिन के भीतर क्या होगा कि एसडीएम अपना फैसला सुनाएंगे। अगर यहाँ पर क्या होता है कि समझौता नहीं हो पाता है और सुलह नहीं हो पाता है, तो आप डीएम के पास भी अपील कर सकते हैं और डीएम को भी क्या करना होगा कि इस फैसले पर 30 दिन के भीतर ही निर्णय देना होगा। यानी इस केस को आप किसी भी सिविल कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते हैं। दरअसल वहाँ पे जाने के बाद में किसानों का और शोषण होगा, वो मामला कोर्ट में जाएगा, फिर तारीख पे तारीख और वकील का झंझट रहता है। तो अगर ओवरऑल इस विधेयक को, इस बिल को समझें तो यह बिल किसानों के पक्ष में लिया गया एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। दरअसल इस नियम को सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि सरकार यह कहना चाहती है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसान की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिलेगी, जिससे क्या होगा? एक अच्छा माहौल पैदा होगा और किसानों को बेहतर दाम भी मिलेगा और किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को आसानी से बेच सकेंगे। दरअसल एपीएमसी के बाहर भी किसी उत्पाद को बेचने की व्यवस्था को बनाना है। इस विधेयक के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से सरकार एक देश एक बाजार की नीति को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं राज्य सरकार की जो मंडियाँ होती हैं, उससे बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई कर नहीं लगेगा। यह नियम यह भी प्रावधान करती है। दरअसल इस नियम में जो विरोध हो रहे हैं, तो किसानों को यह भय बना हुआ है कि अगर किसान एपीएमसी में नहीं जाएंगे तो एपीएमसी आने वाले समय में उसकी प्रासंगिकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और एपीएमसी क्या हो सकती है? ख़त्म हो सकती है। दरअसल यह सोचना कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 2006 में बिहार में ऐसा किया है और महाराष्ट्र में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी पहले से ही चल रही है, वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। दूसरी समस्या यह है कि न्यू ओलिगोपोली स्थापित हो सकती है। यानी हमने देखा कि साहूकारों से बचने के लिए सरकार ने एपीएमसी एक्ट लगाया और एपीएमसी में क्या होते हैं? कमीशन एजेंट होते हैं, तो उनकी एक ओलिगोपोली स्थापित हो गई। तो वहीं अब सरकार जब यह नियम लेके आई है तो एक नई तरह के समूह का निर्माण हो सकता है। तो यह भी एक डर किसानों के मन में बना हुआ है। वहीं एक समस्या यह भी बना हुआ है कि जो इसमें एक अच्छी रेगुलेशन का ना होना, यानी अगर आप खरीदार हैं तो आप पैन कार्ड के माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी इसमें रेगुलेट होने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके समाधान के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी लोग खरीदार हों या बेचने वाले हों, उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पहले कृषि कानून को समझा, अगले वीडियो में हम दूसरे और तीसरे कृषि कानूनों को अच्छे ढंग से समझेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।